This is Rohtas, Assistant Professor, Department of Geography, Government College for Women. I welcome you to all. Our today topic is condensation, means Sangnan. Its form, the various form of Sangnan like dew, fog, frost and mist. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि संघनन क्या होता है और संघनन के कौन कौन से रूप यानी कि फॉर्म है। तो संघनन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन, व्हाट इज इवोपरेशन? जैसा कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है वो ओशियन के अंदर है, और ओशियन के ऊपर जब सन की लाइट आती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के रूप में, तो वो पानी गर्म होकर और भाप बनकर जो गैसियस रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन, जिसमें पानी लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। Means the evaporation is a process by which the water is transformed from liquid, किससे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस के अंदर। यानी कि वो अवस्था या वो प्रक्रिया जिसके अंदर पानी जो है अपने तरल अवस्था से एक गैसियस रूप में जो बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम इवोपरेशन कहते हैं। इसके पीछे का जो मेन कारण है, इवोपरेशन के पीछे का मेन कारण वो है हीट। यानी कि जब वाटर को हीट मिलती है, उसको गर्मी या उष्मा मिलती है, तो पानी जो है गर्म हो जाता है। गर्म होने से उसमें से स्टीम निकलती है, वही फिर जो है गैस के रूप में मिलकर जो है वाटर वेपर के रूप में बनकर कन्वर्ट होकर वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। वही वाटर जो वेपर्स है बाद में फिर जो कंडेंस होकर जो है पानी की बूंदों के रूप में, ड्यू के रूप में, फॉग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस द सेचुरेटेड लेयर। सेचुरेटेड लेयर क्या होती है? सबसे पहले हमें ये समझना भी सेचुरेशन होता है क्या है। सेचुरेशन एक्चुअली में वो प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई जो हवा है वो 100% उसमें वाष्पन हो जाता है, या उसके अंदर यूँ कह सकते हैं कि उसके अंदर जो मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है वो 100% हो जाती है, तो उसको हम सेचुरेटेड एयर बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस द सेचुरेटेड लेयर विद द अनसेचुरेटेड लेयर। तो जो सेचुरेटेड लेयर है वो धीरे धीरे रिप्लेस करती है किसको? अनसेचुरेटेड लेयर को, जो पूरी तरीके से जो संतृप्त नहीं होती है, उस लेयर में जो है सेचुरेशन जो लेयर यानी कि संतृप्त लेयर मिक्स हो जाती है। हैंस द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ द एयर, यानी कि जितनी ज़्यादा एयर की मूवमेंट रहेगी, द ग्रेटर द इवोपरेशन, और उतना ही उसका इवोपरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन जिसको हम बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा होता रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास लिक्विड से ट्रांसफॉर्म किस में होगा? ये गैसियस के अंदर। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो है हीट, यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी क्या करती है, यानी कि हीट लिक्विड फॉर्म को गैसियस के अंदर कन्वर्ट करती है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी कि इवोपरेशन किन किन बातों के ऊपर आधारित है, इसको भी हम आपको बताएंगे। तो ये कई बातों पर ऊपर आधारित होता है, जिसमें एक होता है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, कि हमारे पास में कितना वाटर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास जो ओशियन के अंदर वाटर अवेलेबल है उससे सबसे ज़्यादा इवोपरेशन होता है। उसके बाद में हमारे सी आते हैं, वो उससे कम करते हैं। फिर हमारे पास जैसे पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आती हैं, वो उससे कम करती है। तो यानी कि कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उतना ही ज़्यादा जो है इवोपरेशन होगा। टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हमें रिसीव होगा उतना ही ज़्यादा जो है इवोपरेशन की मात्रा जो है वो होगी। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम ग्लोब के ऊपर देखते हैं तो भूमध्य रेखा के आसपास में, इक्वेटर के आसपास में या ट्रॉपिक्स के अंदर जो है ज़्यादा हमें टेम्परेचर रिसीव होता है, और इस एरिया के अंदर रेट ऑफ इवोपरेशन है इज हाइयर देन द इवोपरेशन। यहाँ हमारा जो पोल्स के ऊपर जो इवोपरेशन होते हैं उसके मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा होती है।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, यदि ह्यूमिडिटी कम होगी तो उसमें और हमारे पास ये कम रहेगा। द एरिया ऑफ इवोपरेटिंग सरफेस, एरिया किस एरिया के अंदर इवोपरेटिंग सरफेस, यानी कि जो इवोपरेटिंग सरफेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास वाटर है, डेजर्ट्स है, फॉरेस्ट है, सॉइल्स है, ये सारे के सारे जो है इवोपरेशन की प्रोसेस में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं, या दे कैन आल्सो टेक पार्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ द इवोपरेशन। विंड स्पीड, हाइयर द विंड स्पीड द हाइयर द रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी कि हवा की जो गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास जो इवोपरेशन है वो ज़्यादा रहेगा, और हवा की गति मंद होने पर ये कम होगा। एज द स्पीड ऑफ द विंड इज डिक्रीजेज एट द सेम टाइम द रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। द हाइयर द स्पीड द हाइयर द इवोपरेशन। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की, कि कंडेंसेशन क्या होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं संघनन। संघनन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि घनीभूत होना, संघनन होना, जो हमारे पास हवा के अंदर ये जो हमारे पास में वाटर वेपर जो अवेलेबल होते हैं वो क्या करते हैं, जब हवा का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है उसके एक्सपेंड होने से या किसी कारण से, तो ये सारे मिलकर जो है एक क्या करते हैं, एक छोटी सी बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं संघनन। means the when the water vapor convert into the liquid form is called the condensation। यानी कि यहाँ देख सकते हैं हम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि जल के जो कण होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाना, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाना, पानी की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाना, ये हमारा कहलाता है संघनन, कंडेंसेशन जिसको हम बोलते हैं। द कंडेंसेशन इज कॉज बाय द लॉस ऑफ हीट। इसमें जैसे कि वहाँ हमारे इवोपरेशन में क्या होता है, जितनी ज़्यादा हीट होगी इवोपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर कंडेंसेशन कब होता है, जब इन वाटर वेपर्स के अंदर प्रेजेंट जो हमारी लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट जैसे कि जिसको हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, ये गुप्त ऊष्मा होती क्या है, ये जब वाटर से वाटर वेपर बनता है तो इन वेपर्स के रूप में ये ऊष्मा मौजूद रहती है, और जब इस वेपर में से जो ये एनर्जी रिलीज होती है या उसमें से निकल जाती है, तो ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं या जो वेपर्स हैं वो एक बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेटेंट हीट जब रिलीज होगी तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी। तभी हम महसूस करते हैं कि जब भी रेनफॉल आती है तो रेनफॉल आने से पहले जो है गर्मी होती है, वो गर्मी किस चीज़ की होती है, वो होती है हमारी रिलीज ऑफ लेटेंट हीट बाय द वाटर वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तभी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर गर्मी पैदा होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला यह आता है लॉस ऑफ हीट। इसके लिए जो गर्मी है उसका लॉस होना, उसमें कमी होना ज़रूरी होता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन अपोजिट ऑफ द लेटेंट इवोपरेशन, यानी इवोपरेशन के दौरान जो लेटेंट हीट इसके अंदर जो कन्वर्ट होती है वो जब रिलीज हो जाती है तब हमारा क्या होता है, इसके अंदर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो कंडेंसेशन में हमें ये ध्यान रखना है क्या, कि इसमें एनर्जी का लॉस होना ज़रूरी है, हीट का लॉस होना ज़रूरी है। यहाँ आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई आइस है, ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या है, आइस या तो मेल्ट होती है हीट की वजह से, तो क्या है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वाटर से फिर क्या है, इवोपरेशन होता है। वाटर को जब और एनर्जी मिलती है तो इवोपरेट होता है, और इवोपरेशन होने से फिर स्टीम यानी कि भाप बनते हैं, इनके अलग अलग जो पार्टिकल्स बनते हैं, और फिर यही जो है इस स्टीम में से या इसमें इवोपरेशन से जब लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है तो ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होकर क्या है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एक साइकिल है वो चलता रहता है। व्हेन द मोस्ट एयर इज कूल्ड, यानी कि मोस्ट एयर का मतलब है जिस हवा के अंदर नमी होती है जब वो ठंडी हो जाती है, तो इट मे रीच ए लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर सीजीज। अब इसमें क्या होता है कि वो इस लेवल तक पहुंच जाती है कि उसके अंदर जो वाटर वेपर्स को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, सीज हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। यानी कि मान लीजिए हमारा हवा का कोई एक वॉल्यूम है, इसके अंदर इतना एटमॉस्फेयर, इतना इसके अंदर यदि मान लीजिए हमारे पास
वहाँ जाता है वाटर वेपर आ जाता है कि इसके अंदर और वाटर वेपर को रखने की कैपेसिटी नहीं होती है, तब क्या होगा, ये वाटर वेपर या तो और इसमें तब हो सकता है या इसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगी, एक्सपेंड होगी, या अदरवाइज हम और इसमें एक्सेस जो वाटर वेपर देने की कोशिश करेंगे तो ये पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिर जाएगा। तो वो पॉइंट जहाँ पर हवा के अंदर उस दिए गए तापमान पर और मॉइस्चर ग्रहण करने की क्षमता ना हो, उसी को हम क्या है, सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ड्यू पॉइंट जिसको बोलते हैं कि 100% उसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है तो वो ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस इनटू द लिक्विड फॉर्म। फिर क्या बनता है, उसके अंदर जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इफ इट इज डायरेक्टली कंडेंस इनटू द सॉलिड फॉर्म इट इज नॉन एज सब्लिमेशन। कई बार क्या होता है कि हवा का टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। तो नीचे चला जाता है तो फिर क्या होता है कि ये हमारा जो वाटर वेपर्स है दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज आइस। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, कि वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होने की बजाय सीधे यदि वो कंडेंस होकर सॉलिड फॉर्म में बदल जाते हैं तो हम इसको सब्लिमेशन कहते हैं। इन द फ्री एयर the condensation results from the cooling around very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei। अब ये हाइग्रोस्कोपिक जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या होता है, इनको हम आर्द्रता ग्राही कह सकते हैं। आपने देखा हो कि हवा के अंदर उड़ते हुए छोटे छोटे धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, राख के कण हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं। इन्हीं को आर्द्रता ग्राही कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनके चारों ओर हवा के अंदर मौजूद जितना भी जो हमारा वाटर वेपर होता है उनको किसी जगह पर टिकने के लिए, एक बेस बनाने के लिए, या उनको एक आधार चाहिए होता है। वो आधार कौन प्रोवाइड करवाते हैं, ये आर्द्रता ग्राही प्रोवाइड करवाते हैं, जिनके चारों ओर जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होता है और तभी वो मिलकर फिर एक पानी की बूंद के रूप में जो है कन्वर्ट होते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट यानी कि धूल के कण, स्मोक धुएं के कण, पोलन्स और साल्ट समुद्र से उठने वाला जो नमक है उससे भी क्या है, दे आर एक्ट एज द हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई फ्रॉम द ओशियंस आर द पार्टिकुलरली गुड्स न्यूक्लियाई बिकॉज दे ऑब्जॉर्ब वाटर, जो कि पानी को ऑब्जॉर्ब वो करते हैं। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस तब तक नहीं हो सकती जब तक हवा के अंदर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं होंगे, जिनके अराउंड, जिनके चारों ओर जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें चिपक कर वो बड़ी बूंदों के रूप में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले इसमें हमें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए, फिर हवा के अंदर सेचुरेशन होना चाहिए, उसके अंदर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी होगी तभी फिर उसके बाद में उसका जो टेम्परेचर यानी कि लेटेंट जो हीट है वो रिलीज होनी चाहिए। इन सब प्रक्रियाओं के दौरान ही जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, यानी संघनन की प्रक्रिया होती है। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस कब होता है, अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जैसा कि अभी हमने बताया आपकी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जिसको हम बोलते हैं। ये पार्ट्स होते हैं हमारे डस्ट के होते हैं, स्मोक के होते हैं, पोलन्स एंड साल्ट के। कंडेंसेशन आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन द मोस्ट एयर कम इन कांटेक्ट विद द स्मॉल सम कोल्डर, यानी कि ये तब भी हो सकती है जब मोस्ट यानी कि जिस हवा के अंदर आर्द्रता होती है और वो किसी ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में आती है जो कि उससे उसका तापमान कम होता है, तो उसके अंदर जो संघनन की प्रक्रिया हो सकती है। या कब होगी, टेम्परेचर इज क्लोज टू ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट तक चला जाता है। ड्यू पॉइंट कौन सा होता है कि मान लीजिए हमारे पास टेम्परेचर है 0 पॉइंट जो होता है वो हमारा ड्यू पॉइंट होता है, इससे ऊपर होगा तो ड्यू पॉइंट रहेगा, इससे नीचे आएगा तो वो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। तो ड्यू पॉइंट इसके लिए होना जरूरी है, अदरवाइज कई बार टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाता है, इतना कम हो जाता है हवा कि ड्यू बनने से पहले ही वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं आइस क्राइस्टल के अंदर, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और ये कब हो सकता है, व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर रिड्यूस, यानी कि उस हवा का यदि तापमान और उसका जो आयतन यदि कम हो जाए तो भी कंडेंसेशन की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया हो सकती है।
व्हेन मॉइस्चर इज एडिड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, यदि हम उस हवा के अंदर और मॉइस्चर देने की कोशिश करेंगे किसके द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा, तब भी क्या है कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो सकती है। आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर्स और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर क्या होता है, टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। यदि कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, इसके अंदर हवा के अंदर जो मौजूद जो वाटर वेपर है वो किसी एक रूप धारण करेगी, कोई सा भी कर सकती है, जिसमें से वो ड्यू भी हो सकती है, वो फ्रॉस्ट भी हो सकती है, वो फॉग भी हो सकती है, वो क्लाउड भी बन सकता है। तो ड्यू कब बनेगा, फॉग कब बनेगा, फ्रॉस्ट कब बनेगा, क्लाउड बनेगा, ये कैसे कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं, इनके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, जिसमें टेम्परेचर 0 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट से हाइयर और कम होना चाहिए। तो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कंडेंसेशन कब होगा कि ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उससे यदि कम तापमान होगा उसका टेम्परेचर, तब क्या हमारा बनेगा, ड्यू बनेगा। अदरवाइज यदि फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा चला जाता है तो ये क्या होगा हमारा, देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये हमारा हवा का टेम्परेचर है 0 डिग्री, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ड्यू बनेगा, और इससे यदि नीचे चला जाता है तो वो हमारा बनेगा फ्रॉस्ट। प्रोसेस ऑफ कूलिंग फॉर प्रोड्यूसिंग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रक्रिया के लिए द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठंडा होने की जो प्रक्रिया है ये हमारी किस प्रकार से रहेगी। प्रोसेस ऑफ कूलिंग फॉर प्रोड्यूसिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होने के लिए जो हवा के अंदर ठंडा होने की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके से होती है। पहला हमारा होता है एडियाबेटिक और दूसरा होता है नॉन एडियाबेटिक, रूसोदम और अरूसोदम जिसको हम बोल सकते हैं। एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज कब होगा, व्हेन द एयर राइज, एयर राइज कब होगी, जब हवा का तापमान बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, ये हवा एक्सपेंड होगी यानी कि फैलेगी, फैलने से फिर क्या होगा, कूलिंग ऑफ द एयर टेक्स प्लेस ओनली बाय द एसेंट एंड एक्सपेंशन इस टर्म द एडियाबेटिक चेंज। जब हवा का तापमान या हवा फैलने से ठंडी होती है या उसके एक्सपेंशन से ठंडी होती है या उसके अंदर कोई चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक चेंज, यानी कि ये उसमें तापमान से रिलेटेड है। क्या होता है कि इसके अंदर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इज द मेजर कॉज ऑफ एडियाबेटिक। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए हवा है ये धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ऊपर उठेगी तो फैलेगी तो फिर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर क्या होगा कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो जाता है और इसके अंदर जो है वो धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाती है कंडेंस। तो इस प्रकार का जो चेंज आता है उसके अंदर, इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक चेंज, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। दूसरा हमारा इसके अंदर आता है नॉन एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। इसके अंदर कैसे होता है, बाय रेडिएशन। रेडिएशन जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है कि सन से जो एनर्जी आती है और वो हमारी अर्थ से टकराती है, तो अर्थ क्या है, एक हॉटर बॉडी बन जाती है, यहाँ से फिर रात के अंदर वो वापस टेम्परेचर को रिलीज करती है, इसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस इंक्लूड द कूलिंग बाय रेडिएशन, कंडक्शन और मिक्सिंग विद द कोल्डर एयर, यानी कि जब ये ऊपर जाएगी तो ठंडी हवा के रूप में इसका संपर्क होगा और धीरे धीरे फिर ये ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो कंडक्शन में भी क्या होती है, गर्म और ठंडी हवा मिलती है तो उन दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होता तब तक वो मतलब वहाँ उसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र चलता रहता है। द एयर मे बी कूल्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन से क्या है उसका जो हीट है वो लॉस हो जाती है और उसी से फिर जो है वो कूल यानी कि ठंडी हो जाती है। तो नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ द कूलिंग प्रोड्यूस ओनली ड्यू, फॉग एंड मिस्ट।
इनसे क्या बनता है, जब ये इस प्रक्रिया के द्वारा यानी कि हवा जब नॉन एडियाबेटिक यानी कि कंडक्शन से, रेडिएशन से जब वो ठंडी होती है, तो इससे क्या बनता है, ड्यू बनती है, फोग बनता है, फ्रोस्ट बनते हैं यानी कि ओस की बूंदे हैं, इसके अंदर कोहरा बनता है, ठीक है, या पाला जिसको हम बोलते हैं वो बनते हैं। दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इनसे फिर क्या है, वो मतलब ज़्यादा ये वर्षा लाने में सहायक नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि अभी तक तो हमने देखा कंडेंसेशन होता है क्या है, कैसे इस प्रक्रिया के द्वारा कंडेंसेशन होती है, एडियाबेटिक चेंज और नॉन एडियाबेटिक चेंज क्या होता है। अब आपको बताएंगे कि कंडेंसेशन के फॉर्म यानी कि उसके रूप कौन कौन से हो सकते हैं। तो कंडेंसेशन कैन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज क्या है, लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। यदि फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहता है टेम्परेचर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वाइट फ्रॉस्ट बनेगा, स्नो बनेगी, एंड सम क्लाउड्स। क्लाउड्स में स्पेशली कौन से, सीरस क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब ड्यू पॉइंट से, जब फ्रीजिंग पॉइंट से तापमान नीचे, ये मान लीजिए हमारे पास 0 डिग्री की टेम्परेचर है, और इससे जब टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में 1 और माइनस में 2। तो इस प्रकार से टेम्परेचर जब माइनस में चला जाता है तब क्या बनता है, या तो स्नो बनती है या इसमें वाइट फ्रॉस्ट बनते हैं, पाला जिसको हम बोलते हैं। सर्दियों में जब लंबी रातें होती है तो कई बार तापमान इतना नीचे चला जाता है कि एक सफ़ेद परत सी जम जाती है, तो उसी परत को हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है इसमें, वैन द कंडेंसेशन कैन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज हाइयर, यानी कि ऊंचा रहेगा देन द फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, यदि तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से रहता है, तब क्या बनेगा, ड्यू, ओस बनेगी, फोग बनेगा, और हमारा क्लाउड यानी कि बादल बनेंगे। तो अब आपको बता दें कि कंडेंसेशन के कितने रूप हो गए हैं। हमारे पास में फ्रॉस्ट एक रूप हो गया है, स्नो हो गई है, और क्लाउड दोनों में है, ड्यू है, फोग है, मिस्ट है, हेज है। ये सारे के सारे संघनन के रूप हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से आते हैं कि कब ड्यू बनती है, कब फोग बनता है, या कब उसमें स्नो बनती है, तो उसके लिए टेम्परेचर किस कंडीशन का होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि ड्यू कैसे बनती है। ये आप देख रहे हैं कि घास की बूंदों, जो घास है इसके ऊपर जो छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं, ओस की बूंदें जिसको हम बोलते हैं, सुबह सुबह सर्दियों के अंदर, या जब हवा के अंदर नमी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो ये छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो घास में मोतियों की तरह दिखाई देती है। इसी को हम क्या है, ओस बोलते हैं। अब ओस बनती कैसे हैं, when the moisture is deposit in the form of the water droplet, यानी कि हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो पानी की बूंदों के रूप में जब घास के ऊपर या कहीं ऐसे स्थान पर जमा कर दी जाती है, ऑन द कूलर सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो घास है, ब्लेड्स है, हे है, कुछ भी है, उसके ऊपर वो पानी की बूंदों के रूप में जमा कर दी जाती है, सच एज स्टोन, ग्रास ब्लेड्स एंड प्लांट्स लीव, यानी कि पेड़ों के पत्तों के रूप में, घास घास के ऊपर या पत्थर के ऊपर भी। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। ड्यू कब बनेगी, मैंने आपको बताया कि ड्यू जो है तब बनेगी जब हवा का जो टेम्परेचर है क्या रहेगा, हवा का टेम्परेचर 0 डिग्री यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा, ऊपर में रहेगा, तब क्या बनेगा, ड्यू बनती है। तो इसके लिए आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार की आदर्श दशाएं होनी चाहिए ड्यू बनने के लिए। द आइडियल कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन आर क्लियर स्काई, यानी कि तापमान बिल्कुल साफ, आकाश बिल्कुल साफ होना चाहिए, हवा बिल्कुल शांत होना चाहिए, काम एयर जिसको हम बोलते हैं, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए,
और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट यानी कि ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। ज़्यादातर जो है ये हमारे सर्दियों के टाइम में, विंटर टाइम में जो है ओस जो हमें देखने को मिलती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज़ नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इसको देखना कि ओस की बूंदें कब बनेगी, जब हवा का जो टेम्परेचर है क्या रहेगा, ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये हमारा ड्यू पॉइंट है और इससे ऊपर जब तापमान रहेगा तब क्या बनेगी, ड्यू बनेगी। तो ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से उसका तापमान ज़्यादा होना चाहिए तभी वो उसकी बूंदें बनेगी। यदि तापमान इससे नीचे आ जाता है, इफ द टेम्परेचर goes below down the freezing point, then the moisture can directly convert into the snow or in white crystal, then it can be take the form of the frost or snow। तब वो स्नो बन सकती है या वो इसमें वाइट क्रिस्टल बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर वाइट फ्रॉस्ट। वाइट फ्रॉस्ट क्या होता है और ये कब बनता है, इसमें हमें चाहिए आपको कि जो टेम्परेचर है कब होगा, 0 पॉइंट यानी कि ड्यू पॉइंट से नीचे जाना चाहिए या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाना चाहिए। फ्रॉस्ट फॉर्म ऑन कोल्ड सरफेस, कोल्ड सरफेस के ऊपर ये बनते हैं कब, when the condensation takes place below freezing point that is 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हवा का तापमान या हवा के अंदर मौजूद जितने भी जो हमारा वाटर वेपर्स है ये हमारा 0 डिग्री है और इससे यदि टेम्परेचर नीचे जाता है तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाते हैं आइस क्रिस्टल के रूप में, जिसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, पाला जिसको हम बोलते हैं। और ये कब होता है कि कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ये या तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर होना चाहिए या इससे नीचे होना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, वाइट फ्रॉस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहाड़ी एरिया के अंदर जो रात का जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन चला जाता है और स्नोफॉल होती है, सारा का सारा ये इसके ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं एक पेड़ को किस प्रकार से इन्होंने कवर किया हुआ है। द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ द माइन्यूट आइस क्रिस्टल, यानी कि छोटे छोटे आइस क्रिस्टल के रूप में ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं इंस्टीड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। पानी की जगह ये जो है एक सफ़ेद सी जो चादर है वो जमा हो जाती है। और ये कब होती है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। तो इसके लिए आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसा कि हमें ड्यू के लिए हमने बताया था कि लॉन्ग नाइट है, वो तो कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर और है द आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वाइट फ्रॉस्ट आर सेम एज दोज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू एक्सेप्ट ड्यू, यानी कि ओस के लिए जो चाहिए थी वो तो है ये, इसके अलावा द एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट बिलो और द फ्रीजिंग पॉइंट। हवा का जो तापमान है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या है, आइस क्रिस्टल बनेगा। बाकी इसके लिए लंबी रातें होनी चाहिए, हवा में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आकाश साफ होना चाहिए। ये सारी की सारी जो कंडीशन है जो ड्यू के लिए अप्लाई होती है वो सारी की सारी यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर भी अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि द टेम्परेचर मस्ट बी बिलो एट द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा फोग। फोग एक्चुअली मैं आपको बता दूं, फोग क्या है, एक प्रकार का बादल है। इट इज ए टाइप ऑफ क्लाउड, ध्यान रखना इसको। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास, अब यहाँ देखिए नया शब्द आया एक एयर मास। एयर मास एक ऐसी बहुत बड़ी हवा की राशि होती है जिसमें तापमान आर्द्रता संबंधी एक रूपता पाई जाती है, यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द एयर मास कंटेनिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स। उसके अंदर क्या, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वाटर वेपर मौजूद होते हैं। फॉल ऑल ऑफ सडनली, और अचानक से उसके अंदर कमी आ जाती है, कि नीचे गिर जाता है, क्या नीचे, टेम्परेचर। एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस विद इन इटसेल्फ ऑन द फाइन डस्ट पार्टिकल, यानी कि उस हवा के अंदर, उस बड़ी वायु राशि के अंदर जो मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, उनके चारों ओर छोटे छोटे जो है पानी की बूंदें चिपक जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, फोग बोलते हैं।
सो द फॉग इज ए क्लाउड, ये देखिए मैंने बताया था आपको, फॉग क्या एक प्रकार का बादल है, विद इट्स बेस एट ए वेरी नियर टू द ग्राउंड, और इसका जो आधार होता है वो बहुत ही ग्राउंड के पास में होता है। बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम पुअर टू जीरो, यानी कि फॉग यानी कि जो हमारा कोहरा और जो मिस्ट यानी कि जो धुंध होती है, उनके कारण हमें देखने की क्षमता या दृष्टता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा फोग, फोग के अंदर विजिबिलिटी पुअर होती है, काफ़ी पुअर टू जीरो, लेस देन 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोग की, फोग कितने प्रकार का हो सकता है। फोग एक तो होता है हमारा रेडिएशन फोग। रेडिएशन फोग कौन सा होता है, ये रिजल्ट फ्रॉम द रेडिएशन, यानी कि जो हमारा रेडिएशन है, जो विकिरण जिसको हम बोलते हैं, विकिरण जो प्रकार का फोग, इससे क्या होता है कि जो विकिरण हमारी धरातल से जो निकलती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, रिजल्ट फ्रॉम द रेडिएशन कूलिंग ऑफ द ग्राउंड एंड एडजस्ट एयर, यानी कि धरातल के साथ लगती हुई हवा, जब धरातल का तापमान ठंडा हो जाता है तो उसके साथ लगती हुई जो हवा है उसका तापमान भी काफ़ी ठंडा हो जाता है। दीज फोग आर नॉट वेरी थिक यूजुअल इन द विंटर, और ज़्यादातर हमें सर्दियों के अंदर देखने को ये मिलता है और ज़्यादा ये थिक नहीं होते हैं। उसके बाद में फिर हमारा आता है दूसरा, यहाँ पर देखिए द फोग फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वार्म एयर व्हेन इट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर ए कोल्डर सरफेस। एक क्या होती है कि गर्म हवा होती है, गर्म जो एयर राशि होती है, वो जब ठंडे सरफेस के संपर्क में आती हुई जब चलती है, तब क्या होता है एक नए प्रकार का फोग बनता है जिसको हम बोलते हैं एडवेक्शनल फोग, अभिवहन कोहरा जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा विकिरण कोहरा है, ये हमारा अभिवहन कोहरा। दीज फोग्स आर थिक एंड परसिस्टेंट, ये काफ़ी मतलब थिक होते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि इनकी मोटाई काफ़ी अधिक होती है। अकर ऑन वार्म एंड कोल्ड वाटर मिक्सिंग जोन इन द ओशियन, और जब वहीं पर ये बनते हैं ज़्यादातर जहाँ पर समुद्रों के अंदर ठंडी और गर्म वायु राशि आपस में आकर मिलती है। तीसरे प्रकार का जो फोग होता है वो हमारा होता है फ्रंटल, यानी कि वातागर जिसको हम बोलते हैं, वातागर कोहरा। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेज, ये भी जो गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से बनता है। वेयर द वार्म एयर मास इज पुश्ड अंडर बाय द हैवियर एंड कोल्ड एयर मासेज, इसमें क्या होता है कि जो वार्म एयर होती है यानी कि जो गर्म वायु राशि होती है वो पुश करती है, पुश अंडर बाय द हैवियर कोल्ड एयर मासेज। तो इन दोनों से फिर क्या होता है, मिलने से जहाँ पर ठंडी और गर्म वायु राशियाँ मिलती है उनसे एक फ्रंट बनता है, फ्रंट को वातागर बोलते हैं, और वहाँ पर काफ़ी धुंध छा जाती है, जैसे न्यू फाउंडलैंड के अंदर है वहाँ पर भी काफ़ी धुंध छा जाती है। तो इस प्रकार का जो फोग होता है वो हमारा होता है फ्रंटल फोग, यानी कि विकिरण फोग, अभिवहन फोग और फ्रंटल फोग यानी कि कोहरा। इसके बाद में फिर आता है हमारा मिस्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं धुंध। देखो कोहरा एक अलग चीज़ होती है, धुंध जो है वो अलग होती है। कोहरा होता है ड्राई यानी कि शुष्क, और जो मिस्ट होती है वो होती है उसके अंदर थोड़ी ह्यूमिडिटी आर्द्रता अधिक होती है। The difference between the mist and fog is that the mist contained more moisture than fog। ये देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो धुंध होती है उसके अंदर नमी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। तो मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर द माउंटेन, ये ज़्यादातर हमें क्या है हिमालय पर्वत में या जो माउंटेन एरिया होते हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अक्सर हमें ये देखने को मिलती है। एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप मीट ए कोल्ड सरफेस, जैसे कि हवा पर्वतों के सारे सारे ऊपर उठती है तो वहाँ पर वो ठंडे, मान लीजिए ये हमारे पास एक माउंटेन एरिया है और हवा जब इसके साथ साथ चढ़ती है तो यहाँ जो स्लोप्स होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं, यहाँ आकर वो जो गर्म हवा है वो ठंडी हो जाती है और इसी से फिर मिस्ट जो है बनती है। तो मिस्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर जो ड्रॉपलेट्स है उससे भी मिस्ट बनती है, बट विद लेस मर्जिंग और द कोल्सनिंग। दिस मीन्स मिस्ट इज लेस डेंस एंड क्विकर टू डिसिपेट, ये ज़्यादा डेंस नहीं होती है और बहुत जल्द से ही क्या है ये ख़त्म भी हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। फोग आर ड्रायर देन द मिस्ट,
यानी कि कोहरा जो होता है क्या होता है, शुष्क होता है, सूखा होता है, और मिस्ट क्या होती है, उसके अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। इन मिस्ट द विजिबिलिटी मोर देन 1 किलोमीटर बट लेस देन 2 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस में जो दृश्यता की मात्रा अधिक होती है, तो मिस्ट में ज़्यादा होती है 1 से 2 किलोमीटर तक, लेकिन जो कोहरा होता है उसमें पुअर टू जीरो या 0 to 1 किलोमीटर तक, लेस देन 1 किलोमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक मिस्ट का एग्जांपल यहाँ लिया गया है। आप इसके अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से धुंध जो छाई हुई है दूर तक हम इसमें देख सकते हैं। एक आता है हैज, धुंधलापन जिसको हम बोलते हैं, सुबह शाम गोधूली जिसको हम बोलते हैं, रात शाम के टाइम में पशुओं के खुरों से उठने वाला धुआं है, राख है, इन सब मिलकर जो है सुबह शाम जो गोधूली होती है उसको हम हैज बोलते हैं। तो हैज इज ट्रेडिशनली एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। क्या होता है ये, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, वेयर द डस्ट, जिसमें क्या होता है, डस्ट यानी कि धूल के कण है, स्मोक धुआं है, एंड अदर ड्राई पार्टिकल ऑब्सक्योर द क्लैरिटी ऑफ द स्काई। इससे क्या करते हैं कि इससे इन सब चीज़ों के छा जाने से हमें आसमान पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं देता है। तो नो कंडेंसेशन स्मोक इज सिमिलर टू हैज, स्मोक का भी हम आपको बताएंगे ये हैज जैसा ही होता है, बट देयर इज ए कंडेंसेशन इन स्मोक। यहाँ इसमें दोनों में फ़र्क यही है कि स्मोक के अंदर कंडेंसेशन हो सकती है, लेकिन हैज के अंदर कंडेंसेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर नमी की मात्रा कम होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल, धूल, धुआं, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी से जो है धुंधलापन हमें दिखाई देता है। तो सोर्स ऑफ हैज़ पार्टिकल्स इंक्लूड, हैज़ पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये फार्मिंग से आते हैं, जो किसान खेती बाड़ी करते हैं उनसे आते हैं, हल वगैरह चलाते हैं, ट्रैफिक से आते हैं, ट्रैफिक जो मोटर गाड़ियाँ चलती है, इंडस्ट्री के धुएं से आते हैं, और वाइल्ड फायर्स जंगलों में लगने वाली आग से भी जो है हैज बन जाती है। तो हैज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉग। इन फॉग there may be chance for the condensation, but in haze there is no any chance for the condensation। ये है हमारा स्मोग। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, यानी कि इसमें धुआं और कोहरा दोनों मिक्स हो, स्मोगी फॉग। कोज बाय द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, बड़ी मात्रा में कोयला के जलने से, व्हीकल के धुएं निकलने से, एंड इंडस्ट्रियल जो फ्यूम्स होती है उनके निकलने से, जो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े चिमनियाँ होती हैं उनसे जो निकलने वाला जो धुआं है वो सारा हवा में मिक्सअप होकर जब इसके अंदर धुंध यानी कि फॉग और स्मोक दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्मोग। और ये ज़्यादातर हमें फेस्टिवल सीजन के टाइम में अक्टूबर नवंबर के महीने में देखने में, जैसे हमारी आंखें वगैरह जलने लग जाती है, या पराली के धुएं से या जैसे भी है इसके अंदर वो मिक्सअप हो जाती है। तो ये तो था हमारा स्मोग। तो आई होप आप लोगों को ये कंडेंसेशन, संघनन क्या होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को इनको शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।